टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए। अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $1 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, आई एम फाइन लक्ष्मण जी। और मुकेश जी को जब पता चलता है कि ये शो में आने वाले हैं तो आप दर्शकों के लिए बहुत सारे टिप्स तैयार करके लाते हैं जो आमतौर पे आपको कहीं देखने को मिलता नहीं, इसलिए इस शो को ज़रूर देखिएगा और आपको टैक्स बचाने के काफ़ी बेहतरीन आइडियाज इसमें बताए जाएंगे। क्योंकि इस शो में हम आपको बताने वाले हैं कि विदेश से लौटने वाले NRI को टैक्स छूट में कहाँ कहाँ होगी कटौती और इससे बचने का क्या है तरीका, रिमोट एरिया में नौकरी करने वालों को क्या मिलेगी विशेष टैक्स छूट, और साथ में बताएंगे प्रॉपर्टी पर टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स का कैलकुलेशन। लेकिन सबसे पहले बात भारत लौटने वाले NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस की। वैसे तो NRI को इनकम टैक्स से छूट मिली होती है, लेकिन मामला तब पेचीदा हो जाता है जब ये NRI वापस भारत लौटते हैं। खासतौर से NRI डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है उसका क्या होगा, इसे लेकर कई तरह के सवाल आते रहते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न दिखता है। तो सबसे पहले मुकेश जी से यही समझ लेते हैं। मुकेश जी, जो NRI वापस लौट रहे होते हैं उनका टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या होता है, खासतौर से NRI डिपॉजिट पर, चूंकि इस पर कई सवाल आते हैं और अलग अलग मत होते हैं लोगों के। जी लक्ष्मण जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा आपने खड़ा किया है और हमारे NRIs जो हैं, केवल वही नहीं, उनके इंडिया में जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके संबंधी हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को भी ये समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि ये मामले पर काफ़ी, जैसे आपने बताया, कन्फ्यूजन्स हुआ करते हैं और इसके कारण समस्याएं भी होती हैं। तो सबसे पहले कानूनन परिस्थिति क्या है ये समझ लें हम। बिल्कुल। अब जो NRI डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट, माना सेविंग्स अकाउंट का हो या टर्म डिपॉजिट हो आपकी, उसका इंटरेस्ट आयकर कानून का, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 के तहत उसके लिए एग्जम्पशन की प्रोविजन किया गया है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये जो NRI डिपॉजिट है, तो केवल NRI डिपॉजिट आपने नाम दे दिया उससे ये नहीं होगा, क्योंकि इसके 10(4) के एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि ये डिपॉजिट को NRI डिपॉजिट कब मानी जाएगी। तो ये कहा गया है कि ये जो NRI है, माना नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसकी जो NRI डिपॉजिट है वो NRI डिपॉजिट का एग्जम्पशन तब तक मिलेगा जब तक वो जो फेमा है, माना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत उसकी जो सेक्शन 2W
और सेक्शन 2P के तहत नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट की डेफिनेशन दी गई है, उसके हिसाब से वो अगर नॉन रेजिडेंट है तो उनको ये फायदा मिलेगा। ठीक है, माना इनकम टैक्स का एग्जम्पशन है, पर जो टेस्ट है स्टेटस का वो फेमा के आधार से है। अच्छा, अब फेमा में जो नियम है और इनकम टैक्स का नियम काफी अलग है। इनकम टैक्स में यू आर अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑफ योर स्टे इन इंडिया। आप कितने दिन रहे, 182 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं। ठीक है। फेमा में अब जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि कई लोग एनआरआईज थे, यहाँ 6 महीने से ज्यादा रहे, तो इनकम टैक्स में वो रेजिडेंट माने गए, पर फेमा में उसको नॉन रेजिडेंट इसलिए गिना गया क्योंकि उनका इंटेंशन जो है, फेमा सीज द इंटेंशन, आपका मकसद क्या है, कहाँ रहना है। अगर आपका मकसद भारत बाहर स्थायी होना है तो उस संदर्भ में आपने ज्यादा समय भारत में बिताया हो तो भी आपको नॉन रेजिडेंट गिना जाएगा। तो ये जो आपको बात है ये ख्याल में रखने की है। और लक्ष्मण जी, इसके आधार से जब कोई इंडिया रिटर्न होता है सेटलमेंट के लिए तो उसको अपना एनआरई अकाउंट बैंक को 3 महीने में बता देना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूं। एनआरई डिपॉजिट बैंक उसको कंटिन्यू करने देगी, पर वो इंटरेस्ट जो है वो आने की तारीख से टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक लाइन में कहें तो इस पूरे कानून का